हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं अपन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। गेट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, और इसका एप्लीकेशंस बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट में भी है, जैसे सीपीएम में, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट में भी हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। ठीक है, सो वी विल सी दिस चैप्टर इन डिटेल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि इसका कर्व किस टाइप का होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए बेल शेप्ड कर्व, ठीक है, जिसका मीन म्यू होता है जैसा कि आप देख रहे हैं, और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होता है। ओके, बेसिक प्रॉपर्टी ये होता है इस कर्व का कि जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जो डेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सब इस तरीके से उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि उसका प्रोबेबिलिटी मीन के पास में सबसे ज्यादा होता है, और जैसे जैसे हम लोग एक्सट्रीम में जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी कम होते जाएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, यहां पर बहुत सारे डेटा मैंने प्लॉट किए। ओके, तो याद रखिए इसका प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है। जैसे कोई भी डेटा है, अगर वो उसकी वैल्यू मीन के पास है तो उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसको पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है। बिकॉज बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना जैसे हाइट्स, ब्लड प्रेशर, आईक्यू स्कोर्स, दे फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, नाउ इसकी प्रॉपर्टीज पे अपन आते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस क्लस्टर अराउंड द सेंट्रल पीक। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल पीक है, यहां पर मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन क्लस्टर अराउंड करेंगे। ठीक है, और जैसे जैसे अपन ये मीन से दूर जाते जाएंगे, ठीक है, या तो इस डायरेक्शन में नहीं तो इस डायरेक्शन में, द प्रोबेबिलिटी फॉर वैल्यूज विल डिक्रीज। ओके, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी और यहां पर प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे करके कम होती जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इट इज बेल शेप्ड इन नेचर। ये बेल शेप का होता है, जैसा आपने मंदिर का घंटा देखा होगा, ये उसी शेप का होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। टोटल एरिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का 1 होता है। ठीक है, और इसमें 50% ऑफ द वैल्यूज लाई टू द लेफ्ट ऑफ द मीन एंड 50% ऑफ द वैल्यूज लाई टू द राइट ऑफ द मीन। ठीक है, मतलब ये बोल सकते हैं कि दिस कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट मीन। ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट मीन। इसके बाद ये हमने देख लिया सिमेट्रिक अबाउट मीन होता है। ठीक है, तो मीन के अबाउट सिमेट्रिक होने से क्या होता है कि ये एरिया, मतलब कि एरिया ऑफ द कर्व बियॉन्ड म्यू प्लस x1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ द कर्व बिफोर म्यू माइनस x1। ठीक है, तो ये एरिया दैट इज a1 विल बिकम इक्वल टू a2। ठीक है, तो ये एक मिरर इमेज फॉर्म करता है म्यू के अराउंड। अब इसका मीन, मीडियन और मोड कोइंसाइड करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का। ये प्रॉपर्टी होता है किसी भी सिमेट्रिक कर्व का। ठीक है, तो चूंकि ये एक सिमेट्रिक कर्व है तो इसका तीनों वैल्यू कोइंसाइड कर रही है ना। अब यहां पर देखते हैं सेम वेरिएंस बट डिफरेंट मीन होने से क्या होता है। जैसा आप 3 कर्व देख पा रहे हैं यहां पर सामने। ठीक है, इन पहले कर्व का मीन है 10, दूसरे कर्व का मीन है 16, तीसरे कर्व का मीन है 24। ठीक है, लेकिन वेरिएंस तीनों कर्व का सेम है। ठीक है, इससे क्या होता है, कर्व का जो स्प्रेड है, तीनों कर्व का स्प्रेड ये सेम होगा। ठीक है, क्योंकि स्प्रेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेरिएंस ऑफ द कर्व। ठीक है, तो स्प्रेड सेम होगा लेकिन कर्व आगे की तरफ शिफ्ट करता जाएगा। ठीक है, सो एज वी इंक्रीज द मीन, कर्व would shift in forward direction। ठीक है, जैसे जैसे मीन बढ़ाएंगे कर्व आगे की तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, और जैसे जैसे मीन कम करेंगे कर्व पीछे की तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, अब देखते हैं जब मीन सेम होता है लेकिन वेरिएंस डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यहां आप 3 कर्व देख पा रहे होंगे। रेड कर्व का वेरिएंस है 1, इसका वेरिएंस 4 है और इसका 16 है। ठीक है, तो वेरिएंस अगर हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो कर्व का पीक कम होगा। ठीक है, तो एज वी
इंक्रीज वेरिएंस पीक वुड गो डाउन। ठीक है, पीक नीचे जाएगा लेकिन कर्व का जो स्प्रेड है वो बढ़ेगा। ठीक है, कर्व का स्प्रेड बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो पीक नीचे आएगा लेकिन स्प्रेड बढ़ेगा। ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे इसका पीक अगर नीचे जा रहा है तो तीनों कर्व का एरिया 1 है। ठीक है, ये क्यों है? ये इसीलिए है क्योंकि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में टोटल एरिया ऑफ द कर्व जो होता है वो 1 होता है, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। ठीक है, तो अगर पीक नीचे जाएगा तो एरिया 1 रखने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि इसको और ज्यादा कर्व को स्प्रेड करना होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे वेरिएंस बढ़ाएंगे वैसे ही पीक नीचे जाएगा और स्प्रेड इसका बढ़ेगा। ठीक है, अब इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन देखते हैं। यहां बस इतना याद रख लीजिए कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इसका किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एक्स है इसमें, ठीक है, और म्यू है, सिग्मा है। ठीक है, सिग्मा यहां भी है। अब ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जितना भी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से ही करते हैं। ठीक है, आइदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से करते हैं। ठीक है, सो देयर इज नो नीड टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला, सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए मैंने यहां पर दिखाया आपको। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी अपन देख लेते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का। देखिए, जब x म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा के बीच में रहेगा तो इसका प्रोबेबिलिटी होगा 68.27%। ठीक है, जब x म्यू माइनस 2 सिग्मा और म्यू प्लस 2 सिग्मा के बीच में होगा तो इसका प्रोबेबिलिटी होगा 95.45%। ठीक है, और जब x म्यू माइनस 3 सिग्मा और म्यू प्लस 3 सिग्मा के बीच में होगा तो इसका प्रोबेबिलिटी होगा 99.73%। ठीक है, ये जो प्रोबेबिलिटीज है ये हमने कैलकुलेट करी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से। ठीक है, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है कि 68% एंड 95% एंड 99% प्रोबेबिलिटी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक्स की रेंज क्या होगी। ठीक है, तो ये रेंज एक बार आप याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है रेंज याद करना। जैसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस में यही रेंज यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जेड डिस्ट्रीब्यूशन की। देखिए, इफ इज डेटा वैल्यू ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड एक्स वेरिएबल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू जेड स्क्वायर, द रिजल्ट विल बी द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व था जिसका मीन म्यू था और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर था, इसको मैंने चेंज कर दिया स्टैंडर्डाइज्ड स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में थ्रू द यूज ऑफ जेड स्क्वायर। जेड इज एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा। ठीक है, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक्स का है और ये जेड डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब जेड डिस्ट्रीब्यूशन का म्यू क्या होगा? म्यू 0 होगा और सिग्मा इसका 1 होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना जेड स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में हम लोग जेड डिस्ट्रीब्यूशन ही यूज करेंगे। ठीक है, तो कोई भी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन में हम लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही यूज करते हैं, उसी की प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमने देख ही लिया है कि स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 0 होता है, वेरिएंस 1 होता है। ठीक है, अब टोटल एरिया अंडर जेड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज 1, ये भी हमने देख लिया है। ठीक है, और ये भी सिमेट्रिक अराउंड मीन होता है, इसका मीन 0 होता है और ये सिमेट्रिक अराउंड मीन होगा। ये भी बेल शेप्ड का होगा, इसका भी मीन, मीडियन और मोड कोइंसाइड करेगा। ठीक है, और ये भी सिमेट्रिक अबाउट द मीन होता है, A1 इज इक्वल टू A2। अब जैसा हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था प्रोबेबिलिटी का रेंज, एक्स का रेंज, वैसे हम लोग यहां पर देख सकते हैं जेड का रेंज। ठीक है,
जब z -1 और 1 के बीच में लाई करता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 68.27% होती है। -2 और 2 से बीच में लाई करता है तो 95.45% होती है प्रोबेबिलिटी, और z -3 और 3 से बीच में लाई करता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 99.73% होती है। ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। According to survey conducted on world population, on average there is 4.43 pounds of waste generated per person in the Brazil per day. Suppose waste generated per person in the Brazil is normally distributed with a standard deviation of 1.32 pound. If a Brazil person is randomly selected, what is the probability that the person generates more than 6 pounds of waste per day? अब इसमें देखिए 2-3 डेटा आपके पास दिया हुआ है। एवरेज में कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है एक पर्सन के द्वारा ब्राजील में, म्यू इज 4.43 पाउंड। ठीक है, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, ये 1.32 पाउंड है। तो हम लोगों को क्या प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, अपन को करना है कि 6 पाउंड से ज्यादा वेस्ट जनरेट हो, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। सो प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 6, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, म्यू और सिग्मा हम लोगों को पता है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 6, इसके लिए सबसे पहले z में हम लोग ये सब वैल्यूज डाल देंगे। यहां 6 आ जाएगा, म्यू की जगह 4.43 आ जाएगा, सिग्मा की जगह 1.32 आ जाएगा। ठीक है, तो z आ गया हम लोगों का 1.19। अब यहां पर हम लोग टेबल में देखेंगे, ये एक, अब यहां टेबल में देखेंगे ये एक z डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। ठीक है, यहां पर टेबल में 1.1 दिया है ये। ठीक है, तो 1.1 में ही इस रो में हम लोग को देखना पड़ेगा, तो ये 1.10, 1.11, 1.12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो ये जो लास्ट कॉलम है ये होगा 1.19। ठीक है, तो 1.19 क्या होगा, 0.8830। इसके बाद ये देखना पड़ेगा ये 0.883 क्या है, ये 0.883 है द एरिया ऑफ द कर्व टिल दिस पॉइंट x इक्वल टू 6। ठीक है, क्योंकि z कर्व में, क्योंकि z डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हम लोग को जो क्यूमुलेटिव एरिया मिलता है वो लेफ्ट से मिलता है। ठीक है, तो ये एरिया क्या हो जाएगा, 0.883 कर्व। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि द प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन 6 इज 0.883। ठीक है, और हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए द प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 6, मतलब ये एरिया, तो ये एरिया क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.883, तो ये हो जाएगा 11.7%। अब आइए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट x बी ए रैंडम वेरिएबल फॉलोइंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 1 एंड वेरिएंस 4, लेट y बी अनदर नॉर्मल वेरिएबल विथ मीन -1 एंड वेरिएंस अननोन। If probability that x is less than or equal to -1 is equal to probability that y is greater than or equal to 2, the standard deviation of y is। ठीक है, ये गेट 2008 में CS में आया था 2 मार्क्स का। इसके लिए सबसे पहले तो पेन चेंज करते हैं। तो हम लोगों को क्या देखना है इसमें, सपोज करिए ये एक z डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, इसका मीन 0 है। तो प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन -1, ये क्या होगा, ये होगा प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन x माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा। ये क्लियर है, यहां हमने x को z से रिप्लेस कर लिया।
ठीक है, तो यहाँ x क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। म्यू हम लोगों को दिया है कितना है, 1 है, और वेरिएंस 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, √4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी डेट z इज लेस देन -1 डिवाइड बाय √4। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी डेट z इज लेस देन और इक्वल टू -2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब आइए कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी डेट y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसको भी हम लोग इसी तरीके से z में चेंज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी डेट z इज ग्रेटर देन x माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा। अब यहां x नहीं, यहां हम लोग y लेते हैं, y माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा। ठीक है, अब यहां पर y क्या है, y है 2। ठीक है, 2, और म्यू क्या है, म्यू दिया है क्वेश्चन में, यहां से -1 है म्यू। ठीक है, तो म्यू इज -1, और सिग्मा क्या है, सिग्मा अननोन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी z इज ग्रेटर देन 2 -1 डिवाइड बाय सिग्मा। ठीक है, अब ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, तो हम लोग को ये दिया है कि 1 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी डेट z इज लेस देन और इक्वल टू -2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी डेट z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 डिवाइड बाय सिग्मा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको इससे इक्वेट नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए यहां पर साइन अलग है, यहां पर लेस देन और इक्वल टू साइन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है। ठीक है, तो ये एक z डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, एक z डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का प्रॉपर्टी होता है कि अगर ये x है और ये -x है, सो प्रोबेबिलिटी x1 ले लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी डेट z इज ग्रेटर देन x1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी डेट z इज लेस देन -x1। ठीक है, इसको इक्वल टू भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां पर हम लोग इस प्रॉपर्टी से ये देख सकते हैं कि -2/2 ये क्या है, ये है x1। ठीक है, तो -1 है अपना x1, और ये इक्वल टू होगा -3/सिग्मा, क्योंकि 3/सिग्मा है x1। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं -1 इज इक्वल टू -3/सिग्मा, तो यहां से सिग्मा इज इक्वल टू 3। सो अवर आंसर वुड बी 3, दैट इज द A1। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। थैंक यू।